हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, जैसा कि अपने लोगों को पता है कि अपने लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आज इस वीडियो में 19 जनवरी 2017 के सेकेंड शिफ्ट के मैथ को ऑफिशियल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और पिछले बार जो है सीबीटी 2 का टोटल 9 सीटिंग में एग्जाम हुआ था, तो इससे पहले हम 7 सेट अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप में भी एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें मैथ मैसेज के नाम से है टेलीग्राम ग्रुप, तो आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर उसमें भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डेली जो है ना जीके और जीएस का पूरा का क्या होता है प्रैक्टिस चलता है, तो आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। तो ये रहा फ्रेंड्स पहला नंबर सवाल। दोस्तों एक बात और बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपना मैथ मैसेज के नाम से ही ग्रुप बनाया गया है, तो आप लोग उसमें एक बार ज़रूर ज्वाइन करके देख लीजिए कि उसमें डेली क्या होता है कि 8 बजे आपको पूरा का पूरा क्या होता है जीके का पूरा प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो आप लोग उसे एक बार ज़रूर ज्वाइन करके देखिए कि उसमें कैसे क्या सीखने को मिल रहा है, यानी कि जीके का क्या हो रहा है फुल प्रैक्टिस चल रहा है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वह एक बार ज़रूर ग्रुप में ज्वाइन करके देख लें कि वहाँ से क्या बेनिफिट हो रहा है। डेली आपको क्या होगा जीके का फुल प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। तो ये रहा फ्रेंड्स पहला। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर, 21 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका हमसे पूछ रहा है। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया इतना, यानी कि समरूप त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज क्या है बराबर है, दोनों त्रिभुज बराबर है। यानी कि इस वाले का क्षेत्रफल अगर 121 है तो इसका क्षेत्रफल कितना है 64 सेंटीमीटर है, 64 वर्ग मीटर स्क्वायर है। यानी कि दोनों का क्या है समरूप त्रिभुज, यानी कि दोनों का अनुपात क्या है, यानी कि भुजा क्या है बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन दोनों का आकार क्या है एक ही है। तो अगर हम यहाँ से इसको देखें तो इसमें क्या दे दिया कि पहले त्रिभुज की माध्यिका है, यानी कि पहले वाले त्रिभुज का माध्यिका हम अपने पास कितना दे दिया है, यानी कि पहले वाले त्रिभुज का माध्यिका कितना दे दिया है 12.1 मीटर। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट स्क्वायर और इसका भी अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 11, 121 का स्क्वायर अंडर रूट कितना आ जाएगा 11 और 64 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 8, और इसका हम बराबर कर देंगे माध्यिका। तो पहले का माध्यिका कितना दे दिया है 12.1, यहाँ से हम लिख लेंगे x, दूसरे का x। तो यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो 11 से हम देख रहे हैं कि ये कट रहा है कितना बार में 11 बार में, आइए 11 बार में यहाँ से कैंसिल हो रहा है, यानी कि ये वाला क्या आ गया 11 आ गया, और यहाँ पे ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 10x बराबर कितना आ गया 11 × 8 88, 8 को यहाँ 11 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं 8.8, यानी कि दूसरे त्रिभुज की माध्यिका कितना आ जाएगा 8.8 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे आपको एग्जाम हॉल में नहीं बनाना है। अगर आपकी एग्जाम में बनाइएगा इसको तो सिंपली इसको सोच सकते हैं कि जब भी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया तो इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर कर लेंगे, यानी कि अनुपात कर लेंगे, बट्टा कर लेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा 121 का अंदर रूट कितना आ जाएगा, यानी कि 11, बटे ये कितना आ जाएगा 64 का कितना आ जाएगा 8, अब बराबर कर लेंगे माध्यिका कितना 12.1 बटे का x। तो यहाँ से हम x बराबर निकाल सकते हैं कितना 8.8 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से अगर यहाँ देखें तो दोनों पक्ष में क्या है बराबर है बीच में, तो हम इसको यहाँ से क्रॉस गुना कर सकते हैं, इसको इससे इसको इससे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 7 को पूरा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7a, अब प्लस 7 चौक कितना आ जाएगा 28, अब बराबर, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई होगा पूरा का तो कितना आ जाएगा 5a माइनस 5 दूना 10। तो यहाँ से देख रहे हैं 7 में से ये 5 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 2a, अब बराबर ये माइनस का 10 है, इस साइड आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 28 आ जाएगा, माइनस का 28। तो यहाँ आ जाएगा कितना माइनस का 10 माइनस का 28। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2a बराबर कितना आ गया माइनस का 38। तो यहाँ से हम a बराबर निकाल सकते हैं माइनस का कितना 19 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे।
तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। दोस्तों एक बात और बता दें कि जो लोग भी आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जितना भी NTPC CBT 1 का जो पूरा मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन है उसका भी पूरा हम क्या किए हैं, अपलोड कर दिए हैं वीडियो बना के। तो आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। यह जो NTPC CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है ना ऑफिशियल 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन का हम अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। यानी कि NTPC का और ग्रुप डी का भी किया गया है ऑफिशियल क्वेश्चन का। तो जो लोग भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह एक बार ज़रूर उस सवाल सबको अटैम्प्ट कर ले, प्रैक्टिस कर ले, कि उसमें पता चल सके कि किस क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ बनाया गया है, किस अप्रोच के साथ बनाया गया है और क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से आ रहा है। तो उसी हिसाब से क्या करना है, अपना खूब प्रैक्टिस करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो 300 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। तो निवेश की गई राशि, यानी कि अगर ब्याज पहले से 2% अधिक हम कर देते हैं तो ब्याज 300 रुपया अधिक मिलता है। तो निवेश की गई राशि क्या है, यानी कि अपने पास इसे क्या पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या है। तो अगर हम यहाँ से इसको आई बराबर क्या आता है, साधारण ब्याज बराबर, यानी कि PRT/100 और माइनस क्या कर लेंगे P इंटू आर कितना आ जाएगा, यानी कि आर आप प्लस का 2% अधिक कर लिए, आगुने टी कितना है 5 है। तो यहाँ भी हम टी बराबर 5 कर लेते हैं। यहाँ भी क्या है टी बराबर पहले वर्ष में भी 5 है, तो यहाँ भी हम 5 कर लेते हैं। अब बटे का कितना है 100, अब बराबर कितना आ जाएगा 300। तो हम यहाँ से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 5PR बटे का 100 और माइनस का कितना आ जाएगा 5 दूना 10 PR। यहाँ से हम लिख सकते हैं ना इसको, ये तो पहले आ जाएगा 5PR और ये कितना आ जाएगा माइनस का 5PR और फिर ये कितना आ जाएगा प्लस 5 दूना 10 PR। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये बटा में 100 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस से तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, यानी कि ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस। तो क्या बच रहा है, यानी कि 10 PR बराबर कितना आ रहा है 10 PR बराबर, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो R प्लस का 2 है, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 PR अब प्लस का 5 दूना 10 8। तो ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास ये क्या बचेगा, सिर्फ 5P बचेगा, सॉरी 5 दूना 10 R बचेगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यानी कि ये जो बचने वाला है यहाँ पे सिर्फ खाली 10 R आएगा, 10 R आने वाला है। यानी कि यहाँ जो हम क्रॉस इसको गुना करेंगे, यहाँ जिसको हम क्रॉस गुना करेंगे 5 से इसको, तो 5 दूना कितना आ जाएगा 5 दूना कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा कितना 10P, तो कैंसिल हो जाएगा 5 R। 1 मिनट इसको हटा लेते हैं। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि 2% अधिक होता है तो ब्याज इतना रुपये अधिक मिलता है। तो पहले कितना था ब्याज, सॉरी पहले R कितना था, यानी कि P आगुने R आगुने T 5 वर्ष बटे कितना आ जाएगा 100 माइनस P R कितना आ जाएगा, यानी कि R में हम 2% बढ़ा रहे हैं, आगुने T कितना है 5 बटे का 100। इसी का ना अंतर अपने पास कितना दे दिया है 3000। तो यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5PR और ये कितना आ जाएगा 5, इसको एक बार और हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5PR बटे कितना 100 और माइनस का कितना आ जाएगा 5PR आप प्लस का कितना 5 दूना 10P, यानी कि 5 दूना 10P बटे का कितना 100। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आने वाला है, यानी कि ये तो नीचे 100 है, यहाँ भी 100 है, तो ये तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 10P, यानी कि 10P बटे का 100 बराबर कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 से कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 30 बार में। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं ना, तो P बराबर कितना आ जाएगा 30, ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, यानी कि P का मान कितना आ जाएगा 3000, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा तीसरा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, सॉरी पहले जो R था वो और R जो 2% बढ़ा दिया गया उसका अंतर कितना कर दिया है इतना कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे।
तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक पिता अपने बेटे रामू सामू धामू में अपने धनराशि का क्रमशः 7, 5, 9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 रुपये अधिक है तो रामू को कितनी राशि मिली है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो ये अपने पास क्या है, यानी कि ये रामू है, मान लेते हैं ये रामू है, और उसके बाद ये सामू है, उसके बाद ये धामू है, ये क्या है धामू है। तो रामू का कितना है 7 है, सामू का कितना है 5 है, और धामू का 9 है। तो इस पूरा का क्या है, यानी कि अनुपात दे दिया है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, आगे हमको क्या दे दिया है कि यदि रामू को मिली राशि सामू से 120 रुपये अधिक है, यानी कि धामू को मिली राशि सामू से, तो धामू को मिली राशि सामू से 9 कितना है 120 रुपये अधिक है। तो यानी कि 9 में से 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 का वैल्यू कितना दे दिया 120। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 4 से इसको काट लेंगे कितना बार में 30 बार में, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 30। हमसे क्या पूछता है रामू की मिली राशि, तो रामू का मिली राशि क्या है 7 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 तिया का 21, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। यहाँ पे हमको दे दिया था ना कि धामू को मिली राशि सामू से 120 रुपये अधिक है। तो धामू को तो ये 9x मिला है और सामू को 5x मिला है, x में अगर मानेंगे तो यहाँ 9 में से हम 5 माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा 4, यानी कि 4 रेशियो का मान कितना दे दिया 120 के बराबर। तो 1 रेशियो का कितना आ जाएगा 30, तो हमको 7 रेशियो का निकालना था, तो 7 इंटू का 30 कर लेंगे कितना आ जाएगा 210। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है और इतना मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। यानी कि कोई एक पहिया है जिसका व्यास कितना दे दिया है, यानी कि ये हम मान लेते हैं क्या है कि अपने पास एक पहिया है और जिसका व्यास कितना दे दिया है, यानी कि ये डायमीटर कितना दे दिया है 84 सेंटीमीटर, 84 दिया। तो यहाँ से हम इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं ना, रेडियस आर बराबर कितना आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा यानी कि 42 सेंटीमीटर। तो इसका परिधि हम निकालेंगे, यानी कि यह जो पहिया है जो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी, यह एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी, यहाँ से जो चल के आएगी ये ऐसा इतना दूरी तय करेगी एक चक्कर में इतना। तो इसका एक चक्कर का दूरी कैसे निकालेंगे, यह जो इसका जो परिधि होगा यानी कि सरकमफ्रेंस, यही एक चक्कर का क्या होगा दूरी होगा। तो एक चक्कर में कितना आ जाएगा 2πr, यानी कि 2 और पाई का मान कितना रख लेंगे 22/7, आर का मान कितना है 42 है। तो इसको 7 से काट लेंगे तो 7 छक 42। अब यहाँ से देखिए 6 दूना 12, यानी कि एक चक्कर में कितना सेंटीमीटर जाने वाला है 12 इंटू का 22। तो हमको कितना मीटर जाना है, यानी कि 792 मीटर जाना है ना। तो हम मान लेंगे क्या कि यह x चक्कर में, यानी कि x चक्कर में कितना चला जाएगा 792। तो यहाँ पे अपने पास यह जो दिया था यानी कि डायमीटर जो दिया है सो क्या दे दिया है सेंटीमीटर में दिया है, और यह क्या दे दिया है दूरी मीटर में दे दिया है। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुना कर लेंगे, तो ये अपने पास क्या आ गया सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इसको काट लेंगे। अब 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 से काटेंगे तो 11 सत्ते 77, 11 दूना 22, यानी कि ये कितना आ जाएगा 7200। और फिर यहाँ से हम देख रहे हैं 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो 24 दिया कितना आ जाएगा 72, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि x का मान क्या आ गया 300, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 300 चक्कर में यह क्या हो जाएगा, यह पहिया इतना मीटर की दूरी तय कर पाएगी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछा है कि 15 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी इसी काम को दोगुने काम समाप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे। यानी कि एक काम को क्या करता है 15 आदमी 20 दिन में करता है, तो 10 आदमी इसे दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका तो सीधा सिंपल फार्मूला होता है, दोनों काम को हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे। यानी कि 15 आदमी 20 दिन में एक काम करते हैं, यानी कि काम को नीचे रखा जाता है। तो उसी तरह 10 आदमी हम मान लेंगे x दिन में दोगुना काम करेंगे। तो अब यहाँ से हम काट लेंगे 10 दूना कितना आ जाएगा 20, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 30 इंटू का ये 2 आ जाएगा, 30 इंटू का ये 2 आ जाएगा। तो 30 दूना कितना आ जाएगा, यानी कि 30 इंटू का 2, 2 30 दूना 60, यानी कि x का मान कितना आ गया 60, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यानी कि 15 आदमी 20 दिन में करता है, तो 15 आदमी 20 दिन में,
तो 15 × 20 और फिर 10 आदमी इसी काम को x दिन में कर लेंगे, किससे? 2 गुना काम से। तो 10 दूना 20, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी कि 2 गुना काम कितने दिन में कर लेंगे? 60 दिन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि यदि क्रयमूल विक्रयमूल का 35% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि क्रयमूल जो है विक्रयमूल का 35% है, तो हम मान लेंगे क्या कि विक्रयमूल यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 100 है। तो CP यानी कि क्रयमूल कितना आ जाएगा? इसका 35% यानी कि 35 है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? यानी कि कोई सामान खरीदे हैं 35 में और बेच दिए हैं कितना में? 100 में। तो लाभ हमको कितना हो गया? 65 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत पर आप निकाल सकते हैं ना, लाभ इंटू का कितना? 100 बटे क्रयमूल। क्रयमूल क्या है? 35 है, तो हम यहाँ से 35 लिख लेंगे। अब इसको हम काट लेंगे 5 से कितना बार में? 7 बार में। 5 से इसको 13 बार में, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? 1300 बटे का 7। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आ रहा है? 13 का 13, सॉरी 7 का 7, ये आ गया कितना? 6 56, 7 8 का 56, 7 8 56, 4 40, तो 7 5 35, यानी कि 185 दशमलव का कुछ आने वाला है, जो कि 185 दशमलव का कुछ मात्र ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ से ए टिक करके आगे निकल सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 24 आदमी 12 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यानी कि इसमें 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम अगर थोड़ा गौर से देखें तो ये क्या हो रहा है? यानी कि 12 आदमी 20 दिन में कर सकता है, या 24 लड़के 20 दिन में कर सकता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अलग अलग से, तो यानी कि 12 आदमी कितना दिन में? 20 दिन में करता है। तो 12 आदमी 20 दिन में करता है, तो कितना आदमी हमको चाहिए? 24 आदमी। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 24 आदमी। 24 आदमी कितना दिन में कर लेगा? 12 दूना 24 और 2 दाहिन के 20, यानी कि 24 आदमी कितना दिन में काम कर लेंगे? 10 दिन में। अब यहाँ से देखिए, अब यह क्या बोला है कि 24 लड़के काम को 20 दिन में करते हैं, तो 12 लड़के कितने दिन में कर लेंगे? 20 दूना 40 दिन में, यानी कि यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो कितना दिन में कर लेंगे? यानी कि 24 लड़के 20 दिन में कर ले हैं, तो 12 लड़के कितने दिन में करेंगे? 12 दूना का 24, यानी कि 20 दूना 40 दिन में कर लेंगे। तो अब ये कितना दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में। तो ये 40 दिन में। अब पूछ रहा है क्या कि उसी काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे? मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह कितना 10 दिन में कर सकता है और यह 40 दिन में। अकेले अकेले करेंगे तो ये 10 दिन में, और ये अकेले करेंगे तो 40 दिन में। कौन? यानी कि 12 लड़के। और 24 आदमी अगर अकेले करेंगे तो ये 10 दिन में कर देंगे, लेकिन दोनों मिलकर पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में कर देंगे। तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 40, 40 से कहीं 40 और 10 चौक 40, यानी कि एक दिन में दोनों कितना काम कर लेंगे? 4 1 5 काम कर लेंगे। एक दिन में दोनों 5 काम करेंगे। हमको टोटल काम 40 करवाना है, तो क्या कर लेंगे? 40 बटे 5, 5 7 40, यानी कि 8 दिन में टोटल काम दोनों मिलके कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको हम अलग अलग तोड़ के भी बना सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, ये DIDAT का सवाल आ गया। इसमें क्या पूछ रहा है कि 2011 के दौरान किस डिवीज़न का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था? यानी कि 2011 में किस डिवीज़न का बेहतर प्रदर्शन था, यानी कि सबसे ज़्यादा बिका। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 2011 में तो 2011 ये वाला रहा। तो अगर हम W का देखें तो कितना है? 130 है। X का कितना है? 134 है। और Y का कितना है? 114, और Z का मात्र 108 है। तो बेहतर पूछ रहा है, यानी कि बेहतर प्रदर्शन किसका था? तो सबसे ज़्यादा किसका है? यानी कि 134 है। किसका है? तो X डिवीज़न का। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा, X। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला में क्या बोल रहा है 36 नंबर में कि 2012 एवं 2013 में Y द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या, यानी कि 2012 और 2013 में Y द्वारा। तो Y तो ये वाला रहा डिवीज़न Y, और 2012 और 13 में तो 2012 का ये रहा और 2013 का ये रहा। तो दोनों में कितना बिक रहा है? यानी कि 164 और 76, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 4 10, 7 6 13, 1 14, 1 1 2, यानी कि दोनों
2012 और 2013 में वाई डिवीज़न का कितना बिक रहा है? 240। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि कुल संख्या इसी दौरान जेड द्वारा बेची गई वस्तु की कुल संख्या से अनुपात क्या है? इसी दौरान यानी कि 2012 और 13 में ही जेड के द्वारा, तो जेड का तो ये वाला रहा डिवीज़न, तो जेड का ये 2012 और 13 में तो ये रहा, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, इसका अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि 6 और 9 8 17। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको 11 से काट रहे हैं, तो ये 11 से कट रहा है कितना बार में? 11 का 11, 11 छक 66, और ये कितना बार में कटेगा? 11 का 11, 11 छक 66, 11 से इसको हम 6 से इसको काट लेंगे, तो 6 से इसको काटेंगे तो कितना बार में? 6 चौक 24 का 0, और इसको हम 6 से काटे हैं, ये क्या हो गया? यानी कि 2 से तो ये 40 अनुपात इतना आ रहा है। सॉरी, इसको काटने में मिस्टेक हो गया। अगर इसको हम यहाँ से काट लें तो ये कितना आ गया? इसको हम ऐड किए तो 176 तो आ ही गया, यानी कि कितना आ रहा है? 6 और 9 8 17। इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितना से कटने वाला है? अगर हम यहाँ से देखें तो 8 से ये कट रहा है, यानी कि 8 तिरिक 24, 0 8 से, 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर 2 से काट लेंगे कितना बार में? 15 बार में, और 2 से इसको 11 बार में, यानी कि क्या अनुपात आ रहा है? 15:11, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी है, यानी कि लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से दुगुनी है। तो अगर हम ये मान लेते हैं बॉय है, यानी कि लड़का, और ये गर्ल है, तो लड़कियों की संख्या से दुगुनी है। अगर लड़की x है तो लड़का क्या है? 2x है। अब आगे क्या पूछा है कि रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, तो लड़के क्या है? 2x है, तो हम यहाँ से 2x माइनस कर लेंगे, यानी कि 2x माइनस कर लेंगे, सॉरी 2x में से 15 माइनस कर लेंगे, 15 उतर जाते हैं, और 10 लड़कियाँ बस में चढ़ जाती हैं। तो 10 लड़कियाँ बस में चढ़ जाते हैं, तो पहले कितना था? x, तो हम इसमें 10 चढ़ा देंगे, यानी कि 10 ऐड कर लेंगे, चढ़ जाती हैं, तो जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, यानी कि दोनों बराबर हो जाता है। तो शुरुआती में लड़कों की संख्या क्या था? तो हम यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x में से ये 1x माइनस हो जाएगा, तो x, और ये 10 और ये माइनस का 15 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 10 25, यानी कि x का मान कितना आ गया? 25, यानी कि शुरुआती में लड़की कितना था? 25, और लड़का कितना था? 25 दूना 50 था। अब हमसे क्या पूछा है कि शुरुआती में लड़कों की संख्या क्या था? तो लड़कों की संख्या तो ये वाला है 50, तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? डी में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें ऑप्शन छूट गया है, तो आप लोग इसे अपने से मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन हम इसको चलिए फिलहाल सॉल्व कर देते हैं। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना प्रतिशत वार्षिक दर से 1728 कितने वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा, यानी कि इतना रुपया कितने वर्ष में इतना हो जाएगा, किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे। तो ये यानी कि ये क्या हो गया? ए हो गया। तो ए बराबर हम क्या जानते हैं? ए बराबर क्या होता है? पी, यानी कि पी इंटू का 1 और प्लस का आर। आर कितना है? 8 तिरिक 24 1 25, और बटे का कितना है? 300, अब पावर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो टी हमको नहीं मालूम है, यही हमसे पूछ रहा है कि टी कितने वर्ष में हो जाएगा, यानी कि कितने वर्ष में। तो हम यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आ रहा है? यानी कि 2197, अब बटे ये कितना आ जाएगा? 1728, अब बराबर ये कितना से कट रहा है? 25 से, 25 छक्के 150, यानी कि 25 से कितना? 12 बार में, तो 12 का 12 1 13, ये कितना आ जाएगा? 13/12। 12 का पावर कितना आ जाएगा? ये सब का पावर टी है। तो अब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आ रहा है? यानी कि यह किसका है? अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें तो ये 2197 किसका क्यू होता है? किसका क्यू है? तो 13 का। आइए 1728 किसका है? 12 का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 12, यानी कि इसका पावर कितना? 3, अब बराबर 13/12 का पावर कितना है? टी है। तो हमको टी यहाँ से निकालना है, तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ से हम दोनों को क्या कर सकते हैं? आधार सेम है, तो ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो यहाँ से टी बराबर कितना आ जाएगा? टी बराबर कितना आ गया? 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष में ये क्या हो जाएगा? इतना रुपया हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष।
तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9 और 12 और 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो दोगुना करने से पहले भी वह संख्या यह पूरी से क्या होता होगा, विभाजित होगा। यानी कि दोगुना करने से पहले भी संख्या ये पूरी से विभाजित होगा। तो हम पहले भी इसका चेक कर सकते हैं कि पहले कौन संख्या इस सब से कट रहा है। तो अगर हम यहाँ से गौर से देखें तो ये क्या हो रहा है, यानी कि पूरी से कटना चाहिए। यानी कि 4, 6, 9, 12 और 14 चारों पाँचों संख्या से कटना चाहिए वह संख्या। तो अगर हम यहाँ से 63 को गौर से देखें तो ये 63 4 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 4 से ये भी नहीं कट रहा है। 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 4 से ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। यानी कि 4 से वो पूरी तरह कटना चाहिए ना, तो ये 4 से ये भी संख्या पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे अपने पास तो ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यानी कि ये वाला दोनों ऑप्शन क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। तो अब ये बचा ये दोनों ऑप्शन। तो अब इसको हम दोगुना करके देख लेंगे। अब यहाँ से इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये 9 से भी ये पूरी तरह कट रहा है और यह भी 9 से कट रहा है, यह भी 12 से पूरी तरह कट रहा है और यह भी 12 से पूरी तरह कट रहा है। 14 से भी यह कट रहा है। 14 से इसको हम चेक कर लेते हैं। 14 से अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 दूना 14 तिया लगेगा कितना 42, 8 और 14 सत्ते 98, 14 छक 84, यानी कि यह 36 बार में यह संख्या पूरी तरह कट रहा है। अब इसको हम 14 से काट के देखते हैं। तो 14 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 का 14, ये आ जाएगा कितना, यानी कि 11 और ये 12। तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 14 अट्ठे 112, ये भी कट रहा है। यानी कि यह भी संख्या भी पूरी तरह डिवाइड हो रहा था। अब इसको हम क्या करेंगे, दोगुना करके देखेंगे। अगर इसका हम दोगुना कर लेंगे, यह पूछ रहा है कि दोगुना करने पर, तो अगर इसका हम दोगुना करेंगे तो ये 504 का दोगुना कितना आ जाएगा, यानी कि 1004 आ जाएगा। और इसका दोगुना कितना आ जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 504 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 9 से इसको दिमाग लगाएंगे। तो 9 से वही संख्या कटता है जो अंकों का योग 9 हो। यानी कि यह संख्या पूरी तरह 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे पूरी तरह से तो यह संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है, 4 0 4 0 4, आइए 4 1 5, यानी कि अंकों का योग कितना आ रहा है 5। यहाँ पे अंकों का योग कितना आ रहा है 9। तो यानी कि यह 5 तो अंकों का योग 9 से पूरी तरह नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। यह संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 9 से डिवाइड, यानी कि विभाज्यता का नियम होता है कि कोई भी संख्या दिया रहेगा तो उसका अगर अंकों का योग 9 से पूरी तरह डिवाइड है तो वह संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए यह 5 और 4 क्या है, अंकों का योग 9 है, तो 9 से पूरी तरह यह डिवाइड है, तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगले नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर क्या है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये अपने पास क्या हो रहा है, यह भी एक पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये परिमेय है। यह भी इसका बाहर हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 2/3 है, तो यह भी तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे रूट कितना आ जाएगा, रूट 6 आ जाएगा, जो कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स अगले नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है, तो इस मिठाई की 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम क्रम से कितने होंगे। जब भी इस टाइप का कभी भी सवाल देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से देखें तो 250 ग्राम में कितना टोटल ग्राम हो रहा है, यानी कि दोनों मिला के 50 ग्राम हो रहा है। यानी कि 250 ग्राम में टोटल कितना ग्राम हो रहा है, यानी कि काजू और बादाम मिला के टोटल कितना हो रहा है, 30 और 20 50 ग्राम। तो ये कितना का अनुपात है, यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 50 से 50 पंचे, यानी कि 5 ग्राम में कितना आ रहा है, एक ग्राम। तो यानी कि 1 ग्राम 5 ग्राम के बराबर है। यहाँ भी ग्राम है, तो यहाँ पे 350 है, तो 350 में हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये ग्राम से 5 से, तो 5 सत्ते 35, यानी कि कितना आने वाला है टोटल 350 ग्राम में जो वो काजू और बादाम की मात्रा होगा वह टोटल क्या आएगा, 70 ग्राम होने वाला है। तो हम ऑप्शन नंबर में चेक करेंगे टोटल कितना आएगा, 70 ग्राम। तो ऑप्शन में अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो यह भी 70 ग्राम नहीं हो रहा है दोनों को जोड़ने के बाद, यानी कि दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो यह 70 ग्राम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यह भी 70 ग्राम नहीं हो रहा है, तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यह भी ऑप्शन 70 ग्राम नहीं हो रहा है, तो यह भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे ऐसे भी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपया जमा करती हैं तो 2 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। तो उसे कितने रुपया का ब्याज मिलेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल है, यानी कि 4.5 वर्ष का 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 4.5 का 2 कितना आ जाएगा 9%, यानी कि 9% क्या हो जाएगा ब्याज मिलेगा किसका, प्रिंसिपल का। तो 9% यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना 37,000 का। तो यहाँ से अगर हम इसको गौर से देखें तो ये कितना से डिवाइड हो रहा है 4 दूना 8, यानी कि पी का 9%। 1 मिनट, 4 दूना कितना आ जाएगा 8 एक, हाँ तो ठीक तो है। 4.5% का कितना मिलेगा 9%, यानी कि इतना रुपया जमा करती है ना। तो ये कितना, इतना 37,000 का 9% कितना आने वाला है, यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो आ जाएगा और ये आ जाएगा 0, 9 सौ 63, 9 27 और 6 कितना आ जाएगा 33, यानी कि 3,330 रुपया टोटल ब्याज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक अस्थिर बाजार में एक वस्तु विभिन्न तिथियों पर, यानी कि पहले पर 11 रुपया और दूसरे पर 9 रुपया और तीसरे पर 8 रुपया तथा चौथे पर 10 रुपये की यूनिट मूल्य से खरीदी गई है, तो इसे इसके क्रय मूल्य से 2 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा गया, तो प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर होगा। अगर हम यहाँ से गौर से देखें तो सब में क्या हो रहा है 2 रुपया का ही लाभ हो रहा है, क्योंकि सब में 2 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो पहले वाले कंडीशन में कितना में खरीदा था, पहले वाले कंडीशन में 11 रुपया में, तो लाभ कितना, लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, यानी कि लाभ तो 2 ही रुपया हो रहा है, तो लाभ यानी कि 2 रुपया ही अधिक मूल्य पर सब में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा लाभ आगुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 11। फिर उसी तरह अगर हम दूसरे वाले में देखें तो लाभ तो 2 ही रुपया होने वाला है, लाभ आगुने 100 क्रय मूल्य कितना है दूसरा में 9 रुपया, तो यहाँ आ जाएगा 9। फिर उसी तरह अगर हम तीसरे में देखें तो लाभ तो होगा 2 ही रुपया, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 8, तीसरे वाले में कितना है 8। उसी तरह हम अगर चौथा वाला में देखें तो चौथे में क्या हो रहा है, यानी कि चौथे वाले में क्या हो रहा है, चौथे में 10 हो रहा है, तो यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस में प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ ऊपर में तो सब में वैल्यू क्या है 200 है, यानी कि ऊपर में तो टोटल में 200 है, यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है, लेकिन नीचे क्या है यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 8 है। तो 200 को जो अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो सबसे कम से डिवाइड हो रहा है वही ज़्यादा आएगा, यानी कि सबसे कम किस में हो रहा है 8 में डिवाइड हो रहा है 8 से, यानी कि यहाँ 8 ग्रुप में बांटा जा रहा है। एक तरह से मान लीजिए यहाँ 8 ग्रुप में, यहाँ 9 ग्रुप में, यहाँ 11 में, यहाँ 10 में, तो यहाँ तो भागफल कम आने वाला है, यहाँ भी भागफल कम आएगा, यहाँ भी भागफल कम आएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि तीसरे में, यानी कि 8 रुपये किस में है तो तीसरे ग्रुप में, तो ऑप्शन नंबर तीसरा 3 सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगले नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि कार पी एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 घंटे में तय करती हैं। तो 11 घंटे में तय करती हैं तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा चाल गुने समय, यानी कि 66 इंटू का 11। अब क्या पूछ रहा है कि कार क्यू, यानी कि एक कोई दूसरा कार है जो क्यू है, इतने ही समय में यानी कि 11 घंटे में ही कार पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो पी तो टोटल इतना दूरी तय कर रहा है 11 घंटे में, लेकिन क्यू कितना दूरी तय कर रहा है, यानी कि इतना आप प्लस का 242 कितना घंटे में 11 घंटे में ही। तो हम यहाँ से टोटल दूरी निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 66 11 छक 66, यानी कि 6 6 6 12 6 1 7 726 आप प्लस का 242, तो ये कितना आ जाएगा 6 2 8 और ये कितना है 4 2 6, ये आ जाएगा 7 2 9, यानी कि 968 किलोमीटर क्यू जो है सो उतना ही समय में, यानी कि क्यू 11 घंटे में ही 968 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो पूछ रहा है क्या कि क्यू की औसत चाल, तो चाल बराबर क्या आएगा दूरी बट्टा समय कितना है 11, तो हम यहाँ से काट लेंगे, 11 से काटेंगे तो कितना बार में कटने वाला है 11 8 88 8 11 8 88, तो इसकी औसत चाल क्या आ जाएगा 88 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर
तीसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जितने समय में यानी कि P 11 66 किलोमीटर प्रति घंटा में जो 11 घंटा में जाता है, तो वह 11 घंटा में टोटल इतना दूरी जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर होता है 4 गुने का समय। और Q जो है सो 242 किलोमीटर अधिक जाएगा, तो 242 इसमें ऐड कर लेंगे, तो टोटल दूरी आ गया कितना 968। और यहाँ से हमसे चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर 968 और बटे का समय, समय कितना है, तो समय तो 11 घंटे ही है, तो 11 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 88। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक भवन में 30 लोग केवल कॉफ़ी पीते हैं, 40 केवल चाय पीते हैं, 40 केवल चाय पी रहे हैं, चाय पीते हैं, और 25 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, और 20 जो है चाय दूध दोनों पीते हैं, और 15 लोग तीनों पीते हैं, यानी कि चाय कॉफ़ी और दूध तीनों पी रहा है 15 लोग। तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सवालों को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, यानी कि यह वेन डायग्राम का सवाल है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे क्या कि यह अपने पास क्या है, 30 लोग केवल कॉफ़ी पीते हैं, तो ये अपने पास क्या है, कॉफ़ी का वेन डायग्राम है। हम मान लेंगे कि ये अपने पास क्या है, कॉफ़ी का वेन डायग्राम है। इसको यहाँ बना लेते हैं, ये क्या है, कॉफ़ी का वेन डायग्राम है। सॉरी, ये क्या आ गया, यानी कि यह कॉफ़ी का वेन डायग्राम आ गया। उसके बाद कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद 40 केवल चाय पीते हैं, तो ये हम मान लें क्या कि ये चाय का वेन डायग्राम है, चाय का। उसके बाद क्या हो रहा है, चाय के बाद यानी कि 40 लोग चाय पीते हैं और 25 लोग कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं, और दूध का भी है, तो ये हम मान लें क्या कि अपने पास वेन डायग्राम दूध का वेन डायग्राम है। ये किसका है, दूध का वेन डायग्राम है। तो अब सवाल पढ़ते हैं फिर से। अब क्या पूछ रहा है कि 15 लोग यानी कि 15 लोग तीनों पीते हैं, चाय कॉफ़ी दूध। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले जो 15 लोग हैं यानी कि जो तीनों में आ रहा है कॉमन, उसको पहले हम लिख लेंगे। तो तीनों में क्या आ रहा है 15, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। 15 लोग क्या है, तीनों पीते हैं, तो यानी कि चाय, यानी कि ये किसका था, कॉफ़ी का। ये हम मान लेते हैं क्या, कॉफ़ी का था, यानी कि ये क्या था, कॉफ़ी का। उसके बाद ये वाला क्या था, चाय का, और ये वाला हम मान लिए क्या है, दूध है। ये वाला क्या है, दूध है। अब हम यहाँ से सवाल पढ़ते हैं फिर से। फिर क्या बोल रहा है कि 30 लोग केवल कॉफ़ी पीता है। 30 लोग जो है जो केवल क्या हो रहा है, कॉफ़ी पीता है। 30 लोग, पहले दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो लिख लेंगे। और 40 लोग केवल चाय पीते हैं, 25 चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है, यानी कि 25 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है। तो 25 लोग किस में आ जाएगा, यानी कि 25 तो यहाँ आ जाने वाला है चाय और कॉफ़ी में, यानी कि यह जो चाय है और कॉफ़ी में 25 लोग आ गया। उसके बाद क्या पूछता है कि 20 चाय और दूध दोनों पीता है। चाय और दूध दोनों पीता है कि कौन, 20 चाय और दूध दोनों पीता है। तो चाय और दूध का तो ये है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, 20 आ गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि 30 लोग केवल कॉफ़ी पीता है, तो ये कॉफ़ी वाला हमें 30 कर देंगे। 40 लोग केवल चाय पीता है, तो यहाँ पे हम 40 कर लेंगे। चाय में 40 लोग। उसके बाद 25 चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है, 25 चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है, तो ये तो हो गया। और 20 चाय और दूध दोनों पीता है, तो 20 चाय और दूध दोनों में हो गया। अब यहाँ से सवाल पढ़िए, इसमें क्या पूछ रहा है कि केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों यानी कि दूध चाय और पीने वाले लोगों की तुलना में कितना अधिक है। यानी कि केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या, अगर हम यहाँ से देखें तो केवल कॉफ़ी पीने वाले के लोगों की संख्या, सॉरी ये अपने पास 40 था, ये क्या था 40 है। अब यहाँ से देखिए क्या पूछ रहा है कि केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या। तो केवल कॉफ़ी किस में पी रहा है, यानी कि केवल कॉफ़ी तो इसमें आ रहा है, इस वाले वेन डायग्राम में। तो केवल कॉफ़ी पी रहा था, केवल कॉफ़ी तो यही है बाहर सबसे, तो ये 30 आ गया। केवल कॉफ़ी पीने वाले 30 है। और क्या पूछ रहा है कि दूध चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की तुलना में कितना अधिक है। तो दूध चाय कॉफ़ी तीनों यानी कि तीनों में, तो तीनों में तो यही एक 15 आ रहा है, यानी कि तीनों में क्या आ रहा है, ये 15 आ रहा है। तीनों में क्या है 15 आ रहा है, तो ये 30 जो है सो 15 से कितना अधिक है, यानी कि 15 अधिक है। तो क्या कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, तो 15 अधिक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आप दूसरा बनाते हैं। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले के बीच का अंतर। तो यहाँ पे अपने पास चाय कितना लोग पी रहा है, यानी कि चाय कितने लोग पी रहे हैं,
चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले, तो चाय कितने पी रहे हैं। अगर हम चाय की बात करें तो ये चाय का तो वेन डायग्राम ये है वाला है, यानी कि इसके अंदर जितना है सब क्या हो रहा है, चाय पी रहा है। चाय तो अकेले 40 पी ही रहा है, लेकिन 25 लोग चाय भी पी रहा है, कॉफ़ी भी पी रहा है, 15 लोग तीनों पी रहा है, तो ये पूरा में आ जाएगा ना चाय पीने वाले में। ये वेन डायग्राम है तो इसका ये पूरा आ जाएगा, तो पूरा को ऐड कर लेंगे तो 25 और 15 कितना आ जाएगा 40, 25 15 40 आ 40 आ 60, 40 आ 60 कितना आ जाएगा 100, तो ये आ गया 100। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है कि कॉफ़ी पीने वाले में संख्या का अंतर, तो कॉफ़ी पीने वाले की संख्या यहाँ पे कौन सा है, कॉफ़ी पीने वाले की, तो कॉफ़ी पीने वाले की तो ये वाला वेन डायग्राम है, यानी कि ये वाला वेन डायग्राम किसका है, कॉफ़ी पीने वाले की। तो इसके अंदर जितना है सब कॉफ़ी पी रहा है, तो कॉफ़ी कितना पी रहा है 25 आ 15 ये वाला, तो 40 आ गया, 40 आ 30 कितना आ जाएगा 70, तो इसमें से हम 70 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे सवालों को सबसे पहले वहाँ से सॉल्व कीजिए जिसमें बोल रहा है क्या कि तीनों कॉमन आ रहा है, उसके बाद दोनों कॉमन आ रहा है, उसके बाद अलग अलग से जो आ रहा है उसको लिख लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या पूछ रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसके वेतन में 910 रुपया हो गया। तो बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन क्या था, तो बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन तो अपने आप में जो भी वेतन होगा वह क्या होगा 100% होगा, चाहे उसका वेतन कुछ भी हो वह 100% होगा। लेकिन 30% वृद्धि कर देता है इसमें, अगर 30% वृद्धि कर देता है तो वो 910 रुपया हो जाता है, यानी कि 910 रुपया, यानी कि 130% का वैल्यू कितना दे दिया है 910, तो 1% का कितना आ जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। इसको हम काट लेंगे कितना बार में 7 बार में, तो 1% का कितना आ गया 7। तो हमसे क्या पूछा है कि पहले उसका वेतन क्या था, तो पहले उसका वेतन कितना था 100%, तो 100 इंटू का 7 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 700, जो कि ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है ए में। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम को कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे। यानी कि यह सवाल क्या पूछ रहा है कि पी जो है ना क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से काम करता है, यह नहीं कह रहा है कि 4 दिन पहले कर देता है या 4 गुना, ये है क्या पूछ रहा है कि 4 गुना तेजी से, तेजी से का मतलब क्या हुआ इसका क्षमता 4 गुना है, यानी कि 4 गुना तेजी से काम कर रहा है। तो ये अगर हम मान लेते हैं कि ये अपने पास Q है, P है और यह Q है, तो P Q की अपेक्षा, तो Q अगर 4 दिन में काम करेगा तो P क्या कर देगा 1 दिन में काम कर देगा, यानी कि इसके क्या आ गया ये क्षमता आ गया, यानी कि इफ़िशियंसी आ गई। इफ़िशियंसी कितना आ गई 1:4, तो इसके काम का दिन का अनुपात कितना आ जाएगा इसका जस्ट उल्टा, यानी कि यह 4 दिन लेगा तो यह 1 दिन लेगा इसका अनुपात। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है, Q जो है P की अपेक्षा, तो इन दोनों का अंतर कितना है 3, 4 में से 1 घटा लेंगे, यानी कि दिन का अंतर कितना है 3, तो यह 3 का वैल्यू कितना के बराबर दे दिया 27 का, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यानी कि 9 के बराबर। तो यानी कि P अपने P कोई काम को 9 चौक कितना दिन में, यानी कि 9 चौक कितना दिन में कर रहा है, ये कितना 1 का वैल्यू कितना आ गया ये 9 दिन में करेगा। अगर Q 9 दिन में काम कर लेगा, Q 9 दिन में, तो ये P कितना दिन में करेगा, सॉरी इसका एफिशिएंसी ये ना आ जाएगा, यानी कि Q P का एफिशिएंसी बड़ा है, यानी कि क्षमता कम है, तो ये कम समय में करता होगा। तो ये अगर 1 का एफिशिएंसी अगर ये 9 के बराबर है तो ये कितना के बराबर आ जाएगा 9 चौक 36 के बराबर। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वो काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, एक साथ काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ये 9 दिन में करता है तो ये 36 दिन में करता है। तो अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि यह 9 दिन में और यह 36 दिन में, तो 9 दिन में कौन कर रहा है P कर रहा है 9 दिन में और Q कर रहा है क्या 36 दिन में। तो यहाँ से हम दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36, 9 1 9, 9 चौक 36, यानी कि दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको गौर से देखें तो P अकेला एक दिन में 1 काम करेगा और Q अकेला एक दिन में 4 काम करेगा, Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से अधिक हो रहा है। सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, यानी कि ये वाला जो दे दिया है ना ये P की है, यानी कि Q की अपेक्षा न कर रहा है, Q की अपेक्षा ना, तो ये Q की आ जाएगा वैल्यू, यानी कि यह Q की आ जाएगा। ये कितना दिन में कर लेगी 36 दिन में और यह कर लेगी कितने दिन में
9 दिन में। तो यानी कि ये P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेज़ी से करता है। P की अपेक्षा 4 गुना तेज़ी से, P Q की अपेक्षा। ठीक है था, ठीक था। P कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में, और Q कर लेगा कितना दिन में? Q की अपेक्षा, यानी कि Q 36 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। तो अब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, यानी कि 9 एक 9 और 9 चौक 36, यानी कि दोनों मिल के एक दिन में 4 एक 5 काम कर रहा है। तो हमको 36 काम करवाना है, तो 36/5 कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 7 पंचे 35 1 36, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 है तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ से इसको गौर से देखें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि b/h होता है। तो b/h का मान कितना दे दिया? 4/5। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा? पाइथागोरस से, यानी कि 25 में से 16 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3, यानी कि p का मान कितना आ गया? 3। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा, यानी कि h/b होता है। और प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b होता है। तो p/b लिख देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो 4 बट्टा यहाँ पे क्या आ रहा है? h/b। तो h/b, h का मान कितना है? 5, और b का मान कितना है? 4, और प्लस p का मान कितना है? 3, और b का मान कितना है? 4। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8/4 बराबर कितना आ जाएगा? 2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा? यानी कि तीसरा। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछा है कि 1/43.21 का वैल्यू कितना है? इतना दे दिया है। तो यहाँ भी 1/43 है, 43 21, लेकिन दशमलव यहाँ लगा दिया है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर अपने पास गौर से देखेंगे, थोड़ा सा अगर गौर से देखें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ दशमलव के बाद क्या है? 2 अंक है, और यहाँ दशमलव के बाद क्या कर दिया है? 3 और 2 5 अंक कर दिया, यानी कि यहाँ दशमलव के बाद कितना है? 5 अंक है। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक के बराबर कितना है? 5 अंक है। 2 अंक के बराबर कितना है? दशमलव 5 अंक के है। तो यहाँ पे कितना दे दिया? यानी कि 3 और 4 7, यानी कि 7 अंक के बाद कितना आ जाएगा? तो 2 अंक के बाद तो 5 आने वाला है, तो यानी कि 5 आ जाएगा, 5 टू कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 जीरो बच जाएगा। तो 2 जीरो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये अपने पास क्या आ जाएगा? 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 2 जीरो। तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो माइनस ही होने वाला था, नीचे क्या बच जाएगा? 43 2 1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा? 43 2 1। 43 2 1 तो ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं देखने को मिल रहा है। तैंतालीस 2 1 दिया है, सॉरी। ओ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ से क्या कर दिया है, तो ये अपने पास किसका वैल्यू है? अच्छा, ये न दे दिया है, यानी कि इतना का वैल्यू तो अपने पास इतना न दे दिया है, तो इतना के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा कितना? यानी कि 23, यानी कि ये आ जाएगा 23 14, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ पे दशमलव 5 अंक के बाद है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 जीरो यहाँ आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 जीरो आ जाएगा, यानी कि 3 2 5 4 5 जीरो आ जाएगा। तो ये इतना बराबर कितना आ रहा है? 5 जीरो आ गया। तो यहाँ पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 जीरो आ जाएगा, 3 4 5 6 7 जीरो आ जाएगा। और इतना के बराबर कितना आ जाएगा? यानी कि कितना? दशमलव का 2 3 1 4, ये कितना के बाद है? यानी कि 3 अंक के बाद यहाँ था, तो 2 5 अंक के बाद, यानी कि 2 के बाद 5 आएगा, फिर 2 के बाद 5 आएगा, फिर 2 के बाद 5 आएगा। तो 2 2 4 1 6, यानी कि यहाँ पे कितना आने वाला है? 6 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 6 अंक के बाद क्या आ जाएगा? दशमलव। तो नीचे से तो 6 अंक ये अपने पास पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 अंक बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 7 अंक। तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या? 3 1 4। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसका
विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है, यानी कि कोई एक अपने पास क्या है, यह एक कोई एक वर्ग है और यह वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है, यानी कि विकर्ण का माप कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर का आधा, यानी कि ये 6 दे दिया है विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2 गुने ए बराबर कितना आ जाएगा 6। तो हम यहाँ से ए बराबर निकाल सकते हैं 6 बटा का √2, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और √2 का √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से इसको काट लेंगे तो कितना बार में आ जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि नमक की दो किस्में टी और एस जिसका क्रय मूल्य 25 और 35 रुपये प्रति किलो है को 4 और 6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, यानी कि मिलाया जाता है। तो मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या आएगा। यानी कि दो ठो नमक है अलग अलग टी और एस है, जो एक का वैल्यू कितना है 25 रुपये किलो और एक का कितना है 35 रुपये। तो एक कितना है 4 kg मान लेते हैं और एक कितना है 6 kg है। तो पहले वाले का कितना आ जाएगा 4 इंटू का 25, तो ये कितना आ जाएगा पहले का क्रय मूल्य यानी कि 25 इंटू का 4 अब प्लस फिर दूसरे का कितना आ जाएगा 35 इंटू का 6 यानी कि 35 इंटू का 6। तो 25 चौका 100 अब प्लस 35 छक्के कितना आ जाएगा 30 छक्के कितना आता है 180 अब 5 ये कितना आ जाएगा 185। 35 छक्के 30 छक्के 180 और 15 यानी कि 6 पंचे 30। तो 180 या 30 कितना आ जाएगा 210 से ना, तो ये कितना आ गया यानी कि 310 टोटल क्रय मूल्य यानी कि टोटल नमक का सीपी कितना आ गया 310 रुपया। अब क्या हो रहा है कि वह क्या कर रहा है कि 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेच देता है। तो अनुपात कितना कितना किलो था यानी कि 4 किलो और 6 किलो, तो टोटल अनुपात कितना आ गया 6 4 10 किलो। तो यानी कि 10 इंटू का क्या कर लेंगे 37, तो ये टोटल कितना में आ रहा है 370। यानी कि सामान टोटल का कितना था 310 का बेच दिया कितना में 370 में, तो उसको लाभ हो गया। लाभ कितना हुआ 60 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ गुने का 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था 300, क्रय मूल्य कितना था 310। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको कितना 310। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा यानी कि यह 0 से यह 0 चला जाएगा, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 600, यानी कि 600 बटे का कितना आ जाएगा। अगर यह 31 नहीं रहता मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ये अगर 31 नहीं रहता, अगर यहाँ पे 30 रहता तब तो 30 से कितना बार में चला जाता 20 बार में, 30 से कितना बार में चला जाता 20 बार में। तो हमसे क्या पूछा है कि प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है, तो 20 से थोड़ा सा कम ही होगा, लेकिन 20 से थोड़ा सा तो कम कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सीधा ए बी हो जाएगा 20। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि 3 दशमलव का 0, तो दशमलव के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, इतना इतना इतना, यानी कि सबका क्या करना है मल्टीप्लाई। तो हम अभी दशमलव को भूल जाते हैं। तो 3 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, यानी कि 81। अब दशमलव कितना अंक के बाद आएगा 1 और 2 कितना आ गया 3 और 3 कितना आ जाएगा 6, दशमलव कितना अंक के बाद 6। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 81 और दशमलव लगा देंगे 6 अंक के बाद, तो यानी कि 2 2 4 5 6, यानी कि ये दशमलव का इतना आने वाला है। लेकिन इतना तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। हम इसको लिख सकते हैं 81 गुने 10 के पावर 6। फिर ये 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स आपने लोग पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह जो क्वेश्चन था यह CBT 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो कि 2017 में जो टोटल पिछले बार एग्जाम हुआ था 9 सेटिंग में। तो इससे पहले हम 7 सेट अपलोड कर दिए हैं और यह मेरा 8वां सेट था। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो जितना इसका जो 30 प्रैक्टिस सेट का दिया है ना, इसका पूरा का क्या होने वाला है, यानी कि GK GS का पूरा का PDF आपको मिलेगा। तो आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और इसमें यह जो प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर का 30 प्रैक्टिस सेट निकला है NTPC CBT 2 के लिए, तो इसका भी 30 का क्या करने वाले हैं फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं।
30 का पूरा का मैथ रीजनिंग का फुल प्रैक्टिस करेंगे कब, जब ये ऑफिशियल क्वेश्चन का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आज तो 8 हो ही गया, कल फाइनल 9 वाला समाप्त हो जाएगा, यानी कि 9 सेट पूरा हो जाएगा। तो इसको जल्दी से 30 सेट का भी पूरे से प्रैक्टिस कर लेना है। और आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा मैथ मैसेज के नाम से। तो वहाँ पे जीके जीएस का पूरा PDF मिलेगा और जितना भी सवाल बताते हैं उस सवाल का भी पूरा सलूशन, फुल सलूशन वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।